चलिए, चलिए ओसीपी का फुल फॉर्म क्या लिखेगा बोलिए? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओसीपी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कंबाइंड और मिनी पिल्स। कंबाइंड और मिनी पिल्स का दूसरा नाम बोलिए, कोई बोल सकते हैं? दोबारा बोलिए अगर बंद है। चूंकि इसमें एक ही हार्मोन होता है, जल्दी बोलो हार्मोन का नाम, अब तुम लोग खुद बोलो। प्रोजेस्टेरोन होता है कि एस्ट्रोजन? सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, सिर्फ, इसलिए इसका नाम है। सिर्फ का इंग्लिश क्या होता है? ओनली। सिर्फ का इंग्लिश क्या होता है? इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। और इसी को अब हम करते हैं, इसका पी ले लो, इसका ओ ले लो, इसका पी, इसको पीओपी भी कहते हैं, मिनी पिल्स भी कहते हैं। जल्दी बोलो, इसमें कौन कौन हार्मोन है? दोनों। इसमें दोनों हार्मोन है, इसमें दोनों हार्मोन है। और दोनों हार्मोन का नाम क्या है? बोलो सब आदमी, नाम तुम लोग बोलो। अब तुम लोग को एग्जाम करीब है, नाम बोलना पड़ेगा ना, बोलो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन है, तो दोनों हार्मोन का नाम याद कीजिए। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अब चलिए, ये टैबलेट कैसे खाना होता है? डेली, मैंने आपको समझा भी दिया था, ये डेली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वां दिन शुरू करना है। और आजकल के जमाने में डेली खाना, पहले जमाना में क्या था, 21 दिन लगातार खाना है, 7 दिन गैप। उसके बाद मिनी पिल्स कैसे खाना है? वीकली। कैसे खाना है? वीकली। इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम है, नहीं के बराबर, साइड इफेक्ट बहुत कम है और इसमें साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दोनों का मेन काम यही है कि नारी को गर्भवती नहीं होने देना, लेकिन साइड इफेक्ट इसमें क्या है? ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट में दर्द करना, ब्रेस्ट में कैंसर होना, हार्ट अटैक का भी आना, ये सारा खतरा बना रहता है इसमें। इसमें ऐसा कोई खास खतरा नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं मिनी पिल्स। तो ये सब आप लोग को समझा दिए थे। और इसका काम करने का तरीका क्या है? जो नारी ओसी पिल्स खाती है वो गर्भवती क्यों नहीं होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बस पहला एक्शन यही है कि इस नारी में ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। जो नारी ओसी पी लेती हैं उसमें ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन बताए थे ना, ओवरी का दीवाल फट गया और ग्राफियन फॉलिकल का दीवाल फट गया और अंदर से सेकेंडरी ओसाइट, जिसको आप ओवम भी कहते हो, ओवम निकल जाता है। जब ओवम ही नहीं निकलेगा, यानी ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, तो नारी गर्भवती क्यों होगी? अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी गया, सीमेन चला भी गया, स्पर्म चला भी गया, ओवम है ही नहीं, तो नारी गर्भवती हो नहीं सकती है। इसीलिए ओसी पिल्स खाने वाली नारी के पास ओव्यूलेशन नहीं होता, इसलिए गर्भवती नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं ओव्यूलेशन हुआ? सिंपल कारण है, जो नारी चाहे ये दवाई ले रही हो, चाहे ये, दोनों में से कोई भी टैबलेट ले रही हो, उस नारी के खून में प्रोजेस्टेरोन का मात्रा काफी बढ़ जाता है। और जब प्रोजेस्टेरोन का मात्रा बढ़ जाता है तो एलएच का निकलना बंद हो जाता है। और जब एलएच का निकलना बंद हो गया, आप लोग को याद होगा कि उस ग्राफियन फॉलिकल को ओवरी के अंदर फाड़ता कौन है? ये ओवरी है और ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसको फाड़ता कौन है? एलएच। जब एलएच ही नहीं निकल रहा है पिट्यूटरी से, तो भैया ओव्यूलेशन कहां से हो गया? एलएच का निकलना क्यों बंद हुआ? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का मात्रा उस नारी में ज्यादा हुआ। ब्रेन ने डायरेक्ट कहा पिट्यूटरी को, ए पिट्यूटरी, हमारे इस खून में प्रोजेस्टेरोन का मात्रा बढ़ गया, तो एलएच का निकालना बंद करो। तुमको बस एक लाइन में याद करना है, प्रोजेस्टेरोन का मात्रा बढ़ जाने के कारण एलएच का निकलना बंद, और एलएच का निकलना बंद हो गया तो नारी में कभी ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। इसीलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो भी रहा है तो वो सेफ है, वो नारी गर्भवती नहीं होती है। तो पहला क्या हुआ? ओसीपी का मैकेनिज्म, ओव्यूलेशन नहीं होता है, गर्भवती नहीं होगी। अगला, सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल का मतलब सर्विक्स दुश्मन हो जाता है। कैसे? क्योंकि सर्विक्स का जो सर्वाइकल कैनाल है, ये जो सर्वाइकल कैनाल है, ये सर्विक्स है, ये तो भैया फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये जो सर्वाइकल कैनाल है, ये रास्ता,
ये तो भेजाना है। इस सर्वाइकल कैनाल में क्या जम जाता है? थिक म्यूकस प्लग, म्यूकस खखार के तरह, स्प्यूटम के तरह, पीला पीला खखार के तरह यहाँ पर जम जाता है क्या चीज? म्यूकस, जिसके कारण अगर यहाँ स्पर्म आ भी जाता है तो स्पर्म जब जाता है वेजाइना से ऊपर की तरफ यहाँ अपनी दुल्हन से मिलने के लिए तो जा ही नहीं पाता। पहली बात, दुल्हन तो है ही नहीं, क्योंकि नारी क्या खा रही है? ओसी पिल, तो यहाँ तो ये होगा नहीं। अगर मान लो गलती से निकल भी गया, मान लो बाय द वे, हर चीज का कुछ न कुछ होता है एक्सेप्शन, निकल गया तो यहाँ स्पर्म को जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ ढक्कन टाइट है, यानी वहां पर थिक म्यूकस प्लग लिखना पड़ेगा। थिक म्यूकस प्लग इज प्रेजेंट इन द सर्वाइकल कैनाल, दैट्स व्हाई सर्विक्स बिकम्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ये दुश्मन हो जाता है। तीसरी बात ये कि सब कुछ हो भी जाता है तो ये जो है यहाँ पर जो इम्प्लांट, अगर यहाँ जायगोट बन भी गया, जायगोट अगर आएगा इम्प्लांट होने के लिए तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन होने के काबिल रहता ही नहीं, बस हो गया। तो इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, इम्प्लांटेशन को भी रोका जाता है। समाप्त। यही था ओसी पिल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मेन लाइन बोलना होगा, अगर एक ही लाइन बोल के निकल जाना है, सब कुछ तुम भूल गया कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन बोल के निकलो। मेन, ओसीपी खाने वाली नारी गर्भवती क्यों नहीं होती है, बस एक लाइन लिखो, बिकॉज ओव्यूलेशन इज स्टॉप्ड, बस काम खत्म करो। दूसरा लाइन बोलना है, ये तीसरा लाइन नहीं बोलना। दूसरा लाइन अगर लिखने का मन है परीक्षा में लिख देना, सर्विक्स बिकम्स हॉस्टाइल, सर्विक्स दुश्मन हो जाती है, क्योंकि सर्विक्स के सर्वाइकल कैनाल में थिक म्यूकस प्लग इज फॉर्म व्हिच स्टॉप्स द एंट्री ऑफ स्पर्म, जो एंट्री स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। अब मैंने इतना मन से क्यों पढ़ा है यहां पर, आप बोल, क्योंकि अब आगे मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट एक साथ, दोनों वही सेम काम करता है। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, देखो इंजेक्शन एंड इम्प्लांट जो तुमने ओसीपी में पढ़ा सेम ये है। फर्क है कि ओसीपी को तुम टेबलेट के रूप में मुंह से खाते थे और यहां तुम्हें इंजेक्शन लेना होगा। और इम्प्लांट क्या, ये भी दो प्रकार का, गौर सुनिएगा, ये भी दो प्रकार का, कंबाइंड और प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्शन। ऐसा इंजेक्शन जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो, और ऐसा इंजेक्शन जहां पर दोनों हार्मोन हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एकदम सेम ऐसा, जैसे यहां पर थोड़ा कंबाइंड दोनों हार्मोन हो और मिनी में सिर्फ एक हार्मोन। ये मुंह से लेते थे, इसको इंजेक्शन देना पड़ता, मांस में लेना पड़ता, हर 3 महीना पर एक। अब देखो इसमें कौन फेमस है, इसमें फेमस है कंबाइंड। नारियां ये यूज नहीं करती क्योंकि महंगा होता है मिनी पिल्स। अगला, जबकि सप्ताह में एक लेना है, लेकिन महंगा काफी है तो प्रिफर नहीं करती है। और इसमें क्या है, इसमें कौन फेमस है, कंबाइंड नहीं, इसमें फेमस है प्रोजेस्टेरॉन ओनली वाला, जो 3 महीना पर एक इंजेक्शन लगाओ। सरकारी सप्लाई है, एकदम सस्ता, सरकारी, बिल्कुल सस्ता क्या, बिल्कुल निःशुल्क है। हर 3 महीना पे एक लीजिए और गर्भवती नहीं होना है। अब कहेगा कि अब तुम्हारे फिर क्वेश्चन आएगा कि जो नारी इंजेक्शन लेती है वो नारी गर्भवती क्यों नहीं होती है। सेम जो अभी हम पढ़ा है उसी पिल्स में, अगर ये लेती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली वाला लेती है तो एक लाइन बोल के निकल जाना, मात्र ओव्यूलेशन स्टॉप्स। उस नारी में ओव्यूलेशन होता है नहीं, इतना नारी गर्भवती कहां से होगी। अगर ये लेती थी तो 2 लाइन बोलना पड़ेगा, ओव्यूलेशन भी स्टॉप हो गया और सर्विक्स हॉस्टाइल हो गया, क्योंकि वो जो थिक म्यूकस बनता है उसमें एस्ट्रोजन का हाथ होता है। अगला चलते, समाप्त। इम्प्लांट क्या है, ये भी सेम, कंबाइंड और प्रोजेस्टेरॉन ओनली। कंबाइंड का मतलब दोनों हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली। लेकिन ये लिए मुंह से, ये लिए इंजेक्शन, और ये क्या है, इम्प्लांट क्या है, इतना इतना बड़ा। तुम लोग झाड़ू देखे हो ना, या एक काम करो, तुम लोग ये देखो पेंसिल, जो पेंसिल लिखते हो, पेंसिल को कभी पूरा छील दो, पूरा काट हटा दो, तो अंदर से क्या निकलता है, पेंसिल जो जिसे लिखते हो कार्बन वाला वो पार्ट निकलता है। बस वैसा ही पेंसिल का जो होता है वो निकाल दो, वही इतना इतना को तोड़ लो, उसी को पेंसिल का काला काला वाला इतना तोड़ लो, बस वैसा ही होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जो नारी कहती है कि मुझे गर्भवती नहीं होना है 3 साल 4 साल तक, हम लोग क्या करते हैं, उसके हाथ पर बाजू में क्या करते हैं, स्किन के नीचे ऐसे करके पूरा उसको ये कर देते हैं। पूरा दर्द तो काफी करता है, अगर आपको कोई झाड़ू का टुकड़ा घुसा दे स्किन में तो बाप बाप करोगे।
उसी प्रकार उसको हम लोग ऐसे करके पूरा अंदर कर देते हैं यहाँ बाजू ये इनर आर्म में, ताकि दिखाई भी नहीं पड़ेगा, हल्का फुला फुला हुआ टाइप लगता रहता है वो, शुरू शुरू में खराब लगेगा, बाप रे अंदर क्या घुस गया है। उसमें क्या निकलता है, धीरे धीरे दो प्रकार का होता है। जो कंबाइंड है तो इसको कहते हैं इम्प्लांट, जो आपने स्किन के नीचे लगाया। ये याद रहे कि इम्प्लांट को ऑब्जेक्टिव के लिए इम्प्लांट को स्किन के नीचे लगाया जाता है, और ये लगाओगे तो दोनों हार्मोन निकलेगा। अगर ये लगाओगे प्रोजेस्टेरोन वाला तो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नारी गर्भवती क्यों नहीं होती है, सेम जैसे यहाँ पर जैसे सेम, कि उस नारी में ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। या अगर ये दोनों बनेगा तो बोलो क्या, सर्विक्स क्या हो गया, हॉस्टाइल हो गया, समाप्त। इंजेक्शन इम्प्लांट का वही मैकेनिज्म एक्शन जो ओसीपी का था और जो इंजेक्शन का था, समाप्त, कोई टेंशन की बात नहीं। अब चलिए इस तरीके से, अब लास्ट बचा एक स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड। और इसी का दूसरा नाम क्या बेटे, सर्जिकल मेथड। क्या नाम है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि सर्जरी कर दो, सर्जरी ही कर दो। अब सर्जरी कर दोगे तो क्या होगा, वो नारी गर्भवती होगी ही नहीं। जैसे सर्जरी में क्या करते हैं, गौर से देखिए, आप लोग अपना अपना जो है बुक निकालिए, जो आपका नोट्स है निकालिएगा और नोट्स देखिएगा। यहां पर क्या है देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब था, सब देखिएगा। फीमेल में जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन का नाम क्या है, उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी, ठीक ना। देखो दोनों ऑपरेशन का फोटो बना रहा हूं मैं। और ये क्या है, ये क्या है, जेंट्स है, ये क्या है, एस्क्रोटम है, और ये क्या है, टेस्टिस है। और सबको पता है कि टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, एपिडिडाइमिस। यहां पर क्या होता है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जहां से समाप्त हुआ वहां से क्या शुरू होता है, भास डिफरेंस, ठीक है। स्पर्म कहां बनता है, यहीं पर अंदर में स्पर्म बन के यहां आता है, फिर यहां से आगे बढ़ता है, तब पेनिस से बाहर निकलता है। तो अब हम लोग ऐसा काम करते हैं क्या, इसमें पेट नहीं चीरना पड़ता, बस उस मर्द को लेटा दिए ऑपरेशन थिएटर में, इसको पकड़े और उसको बढ़िया से साफ किए, और यहाँ इसके ऊपर वाले पार्ट को पकड़ के ऐसे ऐसे हम लोग उसको फील करते हैं। कोई अभी फील नहीं करेगा, इसको ऐसे फील करते हैं। और जब फील करोगे घर पे जाके, उस पे एक हार्ड चीज मिलेगा जो फिसलेगा, एकदम हार्ड। मैं बोल रहा हूं अभी नहीं फील करने का, गलत बात। और ये जो फील होगा इसी का नाम क्या है, भास डिफरेंस, है ना बेटे, क्या नाम है इसका। अब आप डॉक्टर हो, इसको जैसे पकड़ लिया, अब क्या करना, बस ब्लेड से थोड़ा सा यहाँ क्या देना, इंसिजन माने छिद्र बनाना है। और एक आता हुक टाइप का, ऐसे हुक अंदर घुसा उस छिद्र से, और हुक पकड़ के उसको, नहीं जोर से मत करना, राक्षस की तरह मत करना, डॉक्टर हो ना। इसको क्या करना, बस इसको ऐसे बाहर निकाल लिए, देखो ऐसे बाहर निकाल लिए, इसको भी ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर ऐसे निकल जाएगा। अब क्या, यहाँ एक धागा बांध देना, यहाँ एक धागा बांध देना, यहाँ एक धागा बांध देना, और उसके बाद इसको कैंची से काट करके डिश, इसको कैंची से काट करके डिश, और फेंक दिए। अरे इतना दूर काट के फेंक दिए, अब उसके बाद पुनः उसी छिद्र में उसको धकेल दिए, बेटा जहां से था जो, अब धकेल दिए और वहां पर एक एक टाका लगा दिए। अब क्या हुआ, गौर सुनना। तो अब यहां पर से तुम जरा गौर फरमाओ कि ये क्या हुआ। यहां पर एक टुकड़ा कट गया, एक टुकड़ा यहां भी कट गया, ये सब तो मिटा दो, है ना, टुकड़ा कट चुका है। अब तुम ही सोचो, यहां पर धागा बांध चुके हैं, धागा बांध चुके हैं, और ये खोली बहुत, और खोली बिल्कुल जो है, खोली फिर एकदम बन के तैयार है। अब देखो यहाँ क्या होगा, स्पर्म बनेगा, स्पर्म बन के कहा आया, एपिडिडाइमिस में, यहां तक कोई नहीं रुकेगा माइकल लाल। उसके बाद यहां भी आएगा तो कोई नहीं रुकेगा, लेकिन यहां के बाद अब बताओ क्या आगे बढ़ेगा, क्योंकि रास्ता जाम है। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि जिस मर्दों में, इसको कहते हैं, इस ऑपरेशन का नाम है वैसेक्टोमी, क्या नाम है,
तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जिस मर्द के पास वेसेक्टोमी हो गया उसके में कौन लाइन गलत है, इस संबंध में कौन लाइन गलत है। लिखेगा स्पर्म इज एब्सेंट इन एपिडिडाइमिस। मैंने क्वेश्चन क्या क्या सुना कि जिस मर्दों में वेसेक्टोमी हुआ है उससे संबंधित कौन लाइन गलत है, सब लाइन सही होगा। और एक लाइन लिखेगा स्पर्म इज एब्सेंट इन एपिडिडाइमिस। क्यों ऐसे मर्द में स्पर्म एपिडिडाइमिस में एब्सेंट क्यों होगा, वहां तो रहता ही है, इसके आगे नहीं होगा ना, यहां से निकल के तो यहां आता ही है, इसीलिए एब्सेंट नहीं वहां प्रेजेंट है। अगर वहां लिखा है कि स्पर्म इज एब्सेंट इन एपिडिडाइमिस इन दोज पर्सन व्हिच हैव अंडरगॉन थ्रू वेसेक्टोमी, तो ये लाइन गलत है। मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी। अगला, अब चलिए इस ऑपरेशन को कैसे करते हैं, इसके लिए पेट नहीं चीरे। अब इसमें नारी का ये सब चीज कहां है, ये पेट के अंदर है। तो नारी को क्या करते हैं, यहां पर एक इंसिजन लगाते हैं, चीरा लगाने के बाद ये भी निकालते हैं, ये भी हुक करके उंगली में हुक करके निकालते हैं बाहर। ये बहुत सारा ऑपरेशन किए हुए हैं खुद, बहुत सारा। उसके बाद इसको हुक करके इसको निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करना है, एक धागा यहां बांध के बीच वाला पोर्शन काट के डिश, एक धागा यहां पर ये बीच वाला कैंची से काट करके और फेंक दीजिए और पुनः इसको अंदर कर दीजिए। तुम्हारे मन में होगा सर जब आप ये काट दीजिए तो ये तो अलग हो गया ना, तुम्हारे मन में ऐसा हो रहा होगा ये तो अलग हो गया। ये तो ऐसा नहीं है, सबका अटैचमेंट है, पीछे से सब सटा हुआ रहता है, सबका कुछ न कुछ सपोर्ट है पीछे से। उसके बाद इसको धकेल करके फिर पेट में डाल दीजिए और पेट को फिर सिलाई कर दीजिए, ऑपरेशन समाप्त। आखिर इस ऑपरेशन में आपने क्या किया, दोनों साइड के फेलोपियन ट्यूब, या इसका नाम है यूटेराइन ट्यूब, या इसका नाम है ओविडक्ट, इसका तीन नाम है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब। आपने क्या किया, कुछ टुकड़ा काट के फेंक दिया, तो इसका नाम है ट्यूबेक्टोमी। तो नारियों में जो ऑपरेशन होता है उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी, और मर्दों में जो ऑपरेशन होता है उसका नाम है वेसेक्टोमी। क्यों, समझ में आया? डायरेक्ट पूछेगा। अच्छा, नारियों में ऑपरेशन का एक नाम और भी है, ट्यूबल लाइगेशन। लाइगेशन मने बांधना और ट्यूबल मने ट्यूब। मेरी बात ध्यान सुना, नारियों के ऑपरेशन का नाम क्या है, ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टोमी, और मर्दों में ऑपरेशन का नाम है वेसेक्टोमी। समाप्त। ये था पूरा का पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया होगा शायद, एक लास्ट क्वेश्चन था, इन कुछ और भी था, बोलो, एमटीपी भी है वो था। देखो, इनफर्टिलिटी पे चलते हैं, इनफर्टिलिटी पर आया है ना शॉर्ट नोट्स, इनफर्टिलिटी पर शॉर्ट नोट्स आया है। और एक चीज और बताओ, अभी आप लोग एग्जाम दे के आया है, अभी संजोग से मुझे क्वेश्चन देखने का मौका मिला, जिफ्ट था ना, आप लोग को पढ़ाए थे, आज में जिफ्ट भी इसी में आ जाएगा, जिफ्ट देखना क्या होगा। आप लोग को कितना चीज का फुल फॉर्म जानना है इनफर्टिलिटी में। देखो, आईवीएफ का फुल फॉर्म सब काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, आईवीएफ, उसके बाद याद रखो जिफ्ट, और इसमें पढ़ो आईयूटी, ये तीन एक साथ कर लेना। उसके बाद गिफ्ट, ये एक साथ, एआई एंड आईयूआई एक साथ, और आईसीएसआई एक साथ, और सब का बाप क्या हुआ, एआरटी। इसका इतना फुल फॉर्म आपको जानना है इनफर्टिलिटी में, नहीं जानते हो तो फंस जाओगे। एकदम आसान है। इनफर्टिलिटी का परिभाषा, शादी के बाद 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर नारी गर्भवती नहीं होती है, इसी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, बांझपन। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम समझा ही नहीं। 2 प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वाइफ के साथ, 2 प्रकार के। अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों सोच लिया कि हमको अभी बेबी नहीं चाहिए, तो बेबी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, तो गर्भवती नहीं होना, तो बच के सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। प्रोटेक्टेड, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। या तो कॉन्डोम का यूज होगा, या नारी को पिल्स खिलाने लगेगा, या नारियों में आईयूडी लगा देगा, कॉपर टी लगा, क्योंकि हमको बच्चा नहीं चाहिए, पहले विचार लिया, तो उस कंडीशन में प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। और जिस दाम्पत्य जीवन को बच्चा चाहिए उसमें क्या होगा, अरे बच्चा चाहिए तो क्या सोचना है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रोटेक्टेड नहीं, अनप्रोटेक्टेड, नो यूज ऑफ कॉन्डोम, नो यूज ऑफ ओसी पिल्स, नो यूज ऑफ एनी ड्रग्स,
क्योंकि उसको बच्चा चाहिए। तो ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड। तो मैंने क्या बोला, शादी के बाद लगातार 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर नारी गर्भवती नहीं होती है, नारी कंसीव नहीं करती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। क्यों सबको समझ बातचीत नहीं? इसमें क्या करना है कि हां, तो मैंने क्या बोला कि शादी के 1 साल बाद लगातार अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी नारी गर्भवती नहीं होती है, इसी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। समाप्त। इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है, कारण क्या है? हस्बैंड में भी हो सकता है, वाइफ में हो सकता है। हस्बैंड का मोटा मोटी कारण, एक कारण लिखना मोटा मोटी। एक कारण क्या कि स्पर्म का काउंट कम जाना, स्पर्म का काउंट कम जाना। और अगला क्या है, एक तो मानसिक और साइकोलॉजी, सब में मानसिक रोग से बीमार है, साइकोलॉजिकली बीमार है, वो हो सकता है, या हस्बैंड को कोई ड्रग चल रहा है। ठीक है, तो मेन है। और पत्नी में क्या क्या होगा, पत्नी कभी किसी बीमारी का ड्रग चल रहा था, हस्बैंड का भी किसी बीमारी का, क्योंकि ड्रग चलने से हो सकता है कभी कभी इनफर्टिलिटी हो जाता है। पत्नी भी मानसिक बीमार है, साइकोलॉजिकली बीमार है, मन से बीमार है कि, तो मन से बीमार होने से भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। और दूसरी बात, उस नारी में ओवम नहीं बन रहा है, या उस नारी का दोनों फैलोपियन ट्यूब जाम हो गया है, उस नारी का दोनों फैलोपियन ट्यूब यहां से जाम है, ब्लॉक है। समाप्त। या तो ओवम नहीं बन रहा है, या दोनों फैलोपियन ट्यूब जाम हो गया है, ये सब कारण हो सकता है। इलाज क्या है, चलो इलाज क्या है, ART। ART का फुल फॉर्म बोलो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, आपकी नोट्स में लिखा होगा पक्का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। देखिएगा, पहले परिभाषा दिया होगा, उसके बाद 2-3 लाइन में काउज दिया है, उसके बाद नीचे लिखा होगा ART, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ART। मिला ART? ART का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यानी उस पति पत्नी के रिप्रोडक्शन में असिस्ट करना है, सहायता करना है, उस पति पत्नी के रिप्रोडक्टिव में सहायता करना। कुछ अपने पास ऐसा टेक्निक बनाओ कि पति पत्नी के रिप्रोडक्शन में सहायता हो जाए और उसके गोद भर जाए, इसी इसका नाम पड़ा ART। जल्दी बोलो, इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है, ART। इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है? सबसे पहला परिभाषा, उसके बाद सीधे चले जाओ, काउज मत लिखना, परिभाषा और सीधे इलाज, ART। अब ART का पहला इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या बोलोगे? देखो वहां लिखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में 3 पार्ट, 1, 2 और 3। टेस्ट ट्यूब। अगला इलाज का नाम गिफ्ट, अगला इलाज का नाम AI, और AI का पार्ट IU, और अगला इलाज का नाम ICSI। चलो, तो पहला इलाज है ART का पहला इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं शिशु, परखनली शिशु। इसमें क्या करना है, देखो एक परखनली ले लेना है, इसमें हस्बैंड का और वाइफ का दोनों का गैमीट डाल दिए, हस्बैंड से आया स्पर्म और वाइफ से आया ओवम, दोनों को छोड़ दिए, दोनों क्या हुआ, दोनों मिल गया और क्या बन गया, जायगोट। क्या बन गया, यानी क्या किया आपने, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, निषेचन, यानी मेल फीमेल गैमीट को सटा दिया। यानी उस औरत के बॉडी में ऐसा नहीं हो रहा था, कुछ कारण होगा, मेल फीमेल गैमीट नहीं मिल रहा होगा, ऐसे नारी गर्भवती नहीं हो रही, जबकि उसके हस्बैंड का सीमेन भी ठीक था, उसके औरत में ओवम भी बन रहा था, लेकिन दोनों मिल नहीं रहा था। कारण जो भी हो, चाहे वो ट्यूब ब्लॉक हो, ऐसे ट्यूब था यहाँ ब्लॉक हो, इसीलिए हमने क्या किया, जायगोट बनवा दिया। जायगोट जैसे ही बन जाता है तो अब क्या होता है, आप लोग को पता है, जायगोट बनने के 24 घंटा से 30 घंटे के बाद अब ये जायगोट एक सेल का है, क्या शुरू होता है, माइटोसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। माइटोसिस माने सेल डिवीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज माने टूटना। यानी अभी जायगोट एक सेल का है, ये 2n है, डिप्लॉइड है, ये टूट के कितना सेल हो गया, 2 सेल। और 2 सेल का मतलब सेल नहीं बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ये 2 ब्लास्टोमियर का हो गया, फिर कुछ देर के बाद ये भी 2 भाग में टूट जाएगा, ये भी 2 भाग में, तो कितना हो गया, सब मिला के 4, तो 4 ब्लास्टोमियर। उसके बाद ये चारों 2-2 भाग में टूटेगा, तो 8 ब्लास्टोमियर, ऐसे करके हो गया 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो प्यारे इस प्रकार से देखो, फिर 16 ब्लास्टोमियर, फिर 32 ब्लास्टोमियर, ऐसे आगे बढ़ता है। अब क्या करना, ध्यान दो, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, परखनली में। तो चूंकि इस घटना को, इसका नाम क्या है, सब अब देखो, IVF का फुल फॉर्म
इन विट्रो, सब आपके नोट्स में लिखा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का हिंदी होता है बॉडी से बाहर। इन विट्रो का हिंदी क्या होता है? बॉडी से बाहर। यानी आपने फर्टिलाइजेशन का काम कहां कराया? बॉडी से बाहर, प्रखनली में कर रहे हो। जो काम यहां होना चाहिए नारी के फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर में। आज वो काम कहां कर रहे हो आप? प्रखनली में। तो लेबोरेटरी में कर रहे हो, प्रयोगशाला में कर रहे हो, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बॉडी से बाहर। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है? आई बने इन विट्रो, इन विट्रो माने बॉडी से बाहर, तो इसको कहते हैं बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। अब क्या करते हो? अब देखो यहां से अब तैनात रहो, माइक्रोस्कोप यहां लगा रहता है, डॉक्टर तैनात रहता है, डॉक्टर तैनात रहता है कि जय अब क्या करना है? इसको शिफ्ट करना है उस नारी में। चलिए अब देखो, या तो इसको उठा के यहां रख दो, क्योंकि तुमको पता है जायगोट को रहने की आदत कहां है? फैलोपियन ट्यूब में। अगर 2 सेल वाला हो गया उसको भी उठा के यहीं रख दो, 4 सेल वाला हो गया उसको भी उठा के रख दो, 8 सेल हो गया उठा के यहां रख दो। लेकिन 16 सेल वाला अगर हो जाए तो उसको उठा के वहां नहीं, उसको उठा के डायरेक्ट यहां रखोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जायगोट से लेकर 8 सेल वाले तक को या तो जायगोट को उठा के रख दो, या दो ब्लास्टोमियर वाले, या 4 ब्लास्टोमियर, या 8 तक। जायगोट से लेकर 8 तक वाले किसी भी सेल को इस प्रणाली से उठाओ मशीन से, और पहुंचाना कहां है? फैलोपियन। क्योंकि 8 सेल वाले तक को रहने की आदत कहां है? फैलोपियन ट्यूब में। इसलिए उसको वहीं पहुंचा दो, और हम लोग वहीं पहुंचा देते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म जायगोट इंट्रा फैलोपियन, वहां लिखा होगा आपके नोट्स में, है ना? इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखो दिमाग लगाओ, जायगोट, तुम कहोगे, तुम में से एक आदमी का मन कर रहा होगा सर आप इसको डालते तब ना जायगोट बोलते। 2 सेल वाले को भी बोलेंगे जायगोटे बोलेंगे? जी हाँ। इसको डालोगे तो भी जिफ्ट, 2 सेल वाले को डालोगे तो भी जिफ्ट कहेंगे, 4 सेल वाले को भी जिफ्ट, 8 सेल, यानी 1 सेल वाले जायगोट से लेकर 8 सेल वाले एम्ब्रियो तक को किसी को भी पहुंचाओगे। और पहुंचाना कहां पड़ेगा? फैलोपियन ट्यूब में। और इस घटना को सबका एक ही नाम बोलेंगे, जिफ्ट। फुल फॉर्म होगा जायगोट। और इंट्रा फैलोपियन का हिंदी क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसका हिंदी होता है। तो जायगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर में हमने ट्रांसफर कर दिया तो नाम हो गया जिफ्ट, ZIFT। और इस प्रकार से ये पहला समाप्त हुआ। अगला कहता है कभी कभी आप पान खाने चले गए, आपके वाइफ का फोन आ गया, आप डॉक्टर हो, माइक्रोस्कोप छोड़ करके हाँ हेलो कैसी हो बतियाने लगा, तब तक मैं आया, देखा अरे यार 8 से 16 सेल का हो गया। अब 16 सेल का हो जाए, 32 सेल का हो जाए, तो अब इसको यहां से उठाना है। अब यहां का काम समाप्त, अब यहां नहीं रख सकते हो। 16 8 से ज्यादा हो जाए तो सीधे उठा के कहां डाल दो? यूटेराइन कैविटी में, यूटेरस में। और इस घटना को क्या बोलेंगे? इंट्रा माने के अंदर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। 8 तक है तो फैलोपियन ट्यूब में, तो नाम है जिफ्ट। और 8 से अधिक हो जाए तो नाम है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ये नारी अब गर्भवती हो जाएगी। इस नारी का इलाज समाप्त हुआ। इसका नाम था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यानी पहला इलाज, इनफर्टिलिटी का पहला इलाज, यानी ART माने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का पहला इलाज समाप्त हुआ, जिसका नाम था प्रखनली शिशु प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। पहले क्या किए? पति पत्नी का ओवम स्पर्म लेकर के फर्टिलाइजेशन करवाए, इसको बोलते हैं IVF करने के बाद अब जो जायगोट बन गया, जायगोट अगर 8 सेल तक का हो गया तब तो भैया फैलोपियन ट्यूब डालो, और 8 से अधिक का हो गया तो उसको यूट्रस में डालो। यही हुआ, दोनों चीज पढ़ लिया। अब चलते अगला, ये पहला हो गया। अब कुछ नारी ऐसी होती है, कुछ नारी में ओवम बनता ही नहीं है, फीमेल गैमिट। जब नारी में ओवम बनेगा ही नहीं, गैमिट बनेगा, तो नारी गर्भवती होगी कैसे? तो भैया करना क्या है? अब किसी दूसरे औरत से ओवम मांगो जो हेल्दी फीमेल डोनर है, या अगर कोई फीमेल डोनर अगर ओवम देने से कतराती है, भाव खाती है, तो कहां चले जाओ? ओवम बैंक, और वहां से ओवम ले आओ। और डायरेक्ट ओवम को कहां रहने की आदत है? सब बोलो। ओवम को, तुम लोग दिमाग लगाना, ओवम को यहां पहुंचा दे फैलोपियन ट्यूब के, यहां पहुंचा दे, दिमाग लगाओ, फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि ओवम को कहां रहने की आदत है? क्योंकि जब ओवरी फटता है, ओवरी फटने के बाद जब ओवम निकलता है तो यहीं बैठे रहती है, यहीं पर सपनों के राजकुमार का इंतजार करती है, यानी स्पर्म का।
तो इसीलिए हम जो मांग लाए कहीं से भी, तो उस ओवम को डायरेक्ट कहां पहुंचा दो, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और उसका इंग्लिश क्या होता है, इंट्राफेलोपियन। तो इसका नाम होगा गैमिट, इसका नाम होगा गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो लिखा होगा आपके नोट्स में, पढ़ो सब आदमी, मिला लो, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्यों लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो अगला, ये इलाज समाप्त। जिस नारी में ओवम नहीं बनता हो उस नारी का इलाज क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या? जायगोट नहीं, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमिट मांग के लाओ। और अगला AI क्या है? जिस मर्द का पेनिस गड़बड़ है, पेनिस टाइट नहीं होता है, और पेनिस टाइट में दो बीमारी होता है, या तो पेनिस टाइट हुआ कुछ देर के लिए, या बिल्कुल टाइट नहीं होता है। बिल्कुल नहीं हुआ तो भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। और पेनिस से वेजाइना में अगर सीमेन पहुंचता है तो इस घटना को कहते हैं इनसेमिनेशन। अगर पेनिस से वेजाइना में डिस्चार्ज हो जाए, दिशा में गिरना, अगर सीमेन गिर गया तो इसको कहते हैं इनसेमिनेशन। लेकिन अगर पेनिस में गड़बड़ी हो गई, पेनिस टाइट ही नहीं होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ही नहीं। या पेनिस टाइट हुआ कुछ देर के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू हुआ, लेकिन बीच में इजैकुलेशन से पहले सीमेन आया भी नहीं, उससे पहले पेनिस लूज हो गया। इसका मतलब है कि उसके पत्नी के वेजाइना में उसके हस्बैंड के पेनिस से सीमेन कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका पेनिस में गड़बड़ी आ गया। तो अब क्या किया जाएगा? तो इसके हस्बैंड की बॉडी से सीमेन निकाला जाता है, और सीमेन को निकाल करके उसके वाइफ के वेजाइनल ट्रैक्ट में, माने उसको बोलते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं, आपने क्या किया? पेनिस से नहीं किया, आर्टिफिशियली उसी के हस्बैंड के सीमेन को वेजाइना में डाले। लेकिन कैसे? आर्टिफिशियली। तो नाम हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर पेनिस से जाता तो ए नहीं लिखते, तब खाली आई लिखते, आई माने इंसेमिनेशन। आज ए लिखना पड़ा। आजकल गांव घर में जितना भी गाय को गर्भवती किया जाता है, बकरी को गर्भवती किया जाता है, कैसे? AI से। क्योंकि वहां सार मिलना मुश्किल है। सार कहां से लाएंगे खोज के? भैंसी के लिए हम भैंसा कहां से खोज कर लाएं? बकरी के लिए बकरा कहां से लाएं? अगर हमको बकरा मिल भी गया, अगर हमको भैंसा में, एक मिनट, अगर हमें मिल भी गया मेल पार्टनर, तो अब मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स कराना अपने समाज में थोड़ा क्या लगता है? इंबैरेसिंग फील होता है। जहां मां बहन खड़ी है वहां पर ऐसा करना थोड़ा खराब लगता है। इसी लोग कहता है अरे छोड़ो ये सब चीज, आराम से बुलाओ वेटरी डॉक्टर को और AI करवा दो, और वहां पर सार का जो है फ्रोजन सीमेन आता है, बकरा का, ये सब का जो जिसको जो गना है, तो ऐसे ही चलता है। तो आजकल ये चीज हम लोगों में भी होने लगा, क्योंकि जिसके हस्बैंड के सीमेन में पेनिस में गड़बड़ी है वहां ऐसे ही होता है। कभी कभी क्या होता है, कहता है कि जब सीमेन को पहुंचाना ही है तो वेजाइना में क्यों, डायरेक्ट यूट्रस में ही क्यों नहीं? तो अगर डायरेक्ट यूट्रस में चला गया तो उसी का नाम हो गया इंट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन माने यूट्रस के अंदर में, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यहां था इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, वो अलग चीज था, वो जायगोट को डाल रहे थे, वो एम्ब्रियो को। यहां था डायरेक्ट सीमेन को डाल रहे, ताकि सीमेन को अगर हम डायरेक्ट इंजेक्शन लिए, यहां पहुंच गया। अब सीमेन यहां आ गया, स्पर्म दौड़ के जा रहा है अपनी बाली से मिलने। अब जाओ, चलिए बातचीत नहीं, अगला लास्ट बचा ICSI। कभी कभी क्या क्या किसी नारी में इतनी बदनसीबी है नारी में कि यहां ओवम बैठी हुई है, स्पर्म आ गया, कहता है कि पास में समंदर है फिर भी प्यासे हैं। समंदर पास में है फिर भी प्यासे हैं। यार समंदर पास में, तुम प्यासे क्यों यार, पी तो लो पानी। लेकिन वही बात है, क्या बगल में ओवम है, बगल में स्पर्म है, लेकिन दोनों सटिए नहीं रहा है। कोशिश कर रहा है लेकिन सटिए नहीं रहा है। तो भैया जब सटोगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जायगोट होगा नहीं, नारी गर्भवती होगी नहीं। अब करना क्या है? साइंटिस्ट समझ गया भैया इसका स्पर्म में कोई गर्भ नहीं, स्पर्म जा भी रहा है, ओवम भी जा रही है, और दोनों को मैं देख रहा हूं, सट बेटा सट ये नहीं रहा। तब अंतिम में क्या क्या साइंटिस्ट ने कहा, आओ बेटा स्पर्म को क्या किया, इंजेक्शन में लोड किया और डायरेक्ट ओवम में। तो क्या नाम हो गया? देखो ये ओवम हुआ, सेल हुआ, ये ओवम का साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर इसका इंग्लिश क्या होगा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक और स्पर्म और इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर दिए, जो बेटा जो, और फर्टिलाइजेशन कर लो। तो ये था इनफर्टिलिटी का इलाज, ये समाप्त हुआ इनफर्टिलिटी का पूरा इलाज। सब आदमी को सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जल्दी बोलो, जिफ्ट का फुल फॉर्म,
इंट्राफेलोपियन जायगोट ट्रांसफर। बोलो गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एआई का फुल फॉर्म बोलो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आईयूआई का फुल फॉर्म बोलो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। आईयूटी का फुल फॉर्म बोलो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। आईवीएफ का फुल फॉर्म बोलो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो और आईसीएसआई का फुल फॉर्म बोलो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्यों इतनी बातें हो गई? अब चलिए आप लोग के अनुसार एक लास्ट क्वेश्चन है एमटीपी। एमटीपी क्या है? एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल, सबसे पहला तो फुल फॉर्म सीखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूं, एमटीपी एक्ट कब आया था? एमटीपी एक्ट कब आया था? 1971 में। और अमेंडमेंट कब हुआ था? 2017 में। अमेंडमेंट का हिंदी बुझते हैं? सुधार। जो संविधान बनता है ना उसके बिल में बीच बीच में सुधार होता है। कौन? जब उसका सरकार बन जाता है, 2/3 बहुमत रहता है तो अपना राज चलता है उसका, तो किसी भी बिल में सुधार कर देगा। तो उसी प्रकार 1971 में बिल पास हुआ। क्यों? एमटीपी एक्ट लीगलाइज कर दिया गया। मतलब क्या? तो एमटीपी का दूसरा नाम क्या है? एमटीपी का दूसरा नाम है एबॉर्शन। एबॉर्शन को हिंदी में बोलते हैं गर्भपात, बच्चा गिराना, सिंपल देहाती वर्ड। अगला एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन का हिंदी खत्म कर देना, यानी मेडिकली आपने दवाई से, दवाई की मदद से किसी के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना ही क्या कहलाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है, लीगल और इलीगल। इलीगल क्या हुआ? कुमारी कन्या गर्भवती हो गई, ब्याह भी नहीं हुआ, लड़की गर्भवती, कुछ तो गड़बड़ है। किसी का पति यहां नहीं है, वो गर्भवती हो गई, पति विदेश में 3 साल से गर्भवती हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। और इस सब चीजों को लाज बचाने के लिए, शर्म से दूर हटने के लिए रातों बिरात गार्जियन जाता है किससे ढूंढने के लिए? नर्स को, डॉक्टर को। सर 20,000 रुपया देंगे सर, एबॉर्शन कर दीजिए प्लीज सर, इज्जत का सवाल है। तो ऐसा ये हुआ इलीगल एबॉर्शन। और एक इलीगल में एक और आता है, जैसे मान लो किसी को 3 बेटी है, उसकी वाइफ गर्भवती हो गई और पता लगा लिया क्या अल्ट्रासाउंड से, क्या कि अल्ट्रासाउंड से फिर बेटी है, बस रातों रात गया किसी को बोला सर इतना रुपया देंगे, इतना, वैसे इसको खल्लस, मतलब एमटीपी। ये सब क्या इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या नारियों की जान जा सकती है और ऐसा करना गुनाह है। सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए क्या बनाया? 1971 में क्या बना दिया? एमटीपी एक्ट। और उसमें कहा गया कि किस कौन कौन नारी, कौन कौन लड़की एबॉर्शन करा सकती है। जो कुमारी लड़की अगर गर्भवती कैसे हो सकती है? रेप, कुमारी लड़की का रेप हो गया, या किसी औरत जो मैरिड है और उसका भी रेप हो गया, रेप के कारण अगर गर्भवती हो गई है तो वहां पर डॉक्टर का ये बनता है नैतिक जिम्मेदारी कि उसका एबॉर्शन कीजिए बिना कुछ सोचे समझे, और करना होता है। तो मेरे अगला, कोई नारी गर्भवती हो गई लेकिन पता चला कि उस नारी को ऐसा हार्ट का बीमारी है कि जिस दिन वो दर्द लेगी, 9 महीना पूरेगा और दर्द लेगी माने जोर दर्द होता है, वो जो चिल्लाती है, जैसे दर्द लेगी हार्ट उसका अटैक हो जाएगा, मर जाएगी। डॉक्टर ने पहले बोल दिया कि आपको माइट्रल स्टेनोसिस है, आप या तो गर्भवती ना हो या गर्भवती होंगी तो जल्दी उसको एबॉर्ट कर दीजिए, वरना आप मर जाइएगा, जिन दर्द उठेगा आप मर जाइएगा। तो उस अगर पेट में पल रहा बच्चा को ऐसी खतरनाक बीमारी है कि बच्चा को जन्म देने के बाद वो क्या होगा, हमारे परिवार का भार हो जाएगा, जमीन में बिछेंगे तो ठीक नहीं होगा बीमारी। कुछ ऐसे ला इलाज जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और उसके बारे में पता चल गया कि आपके बच्चा जो पेट में पल रहा है वो ला इलाज बीमारी है, उसको बच्चा को जन्म देने से बेहतर है बच्चा को आने ही मत दीजिए। तो हमको उस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है ठीक है एबॉर्शन करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। जमीन भी बेच दीजिएगा तो ठीक नहीं होगा, कंगाल हो जाइएगा। अगला है कि अगर नारी किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रही थी, डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला आईयूडी लगा लीजिए, कॉपर टी लगा दी, और उसके बाद भी नारी क्या हो गई, गर्भवती हो गई, इसका मतलब है कि उस नारी में कोई दोष नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया, इसको बोलते हैं फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और वो नारी गर्भवती हो गई। डॉक्टर के पास चिल्ला चिल्ला के कह सकती है डॉक्टर साहब आप तो हमको लगाए थे कॉपर टी फिर भी हम गर्भवती हो गए।
तो आप जल्दी से इसको एबॉर्शन कीजिए। डॉक्टर तुरंत एक बार ही मना नहीं करेगा कि यस यस दिस इज द लीगल, यहाँ लीगल एबॉर्शन है। तो प्यारे, इस प्रकार से पेट में पल रहा बच्चा भी या तो बीमारी से ग्रसित हो, या उसकी माँ जच्चा मने माँ और बच्चा मने बच्चा, तो जच्चा को कोई बीमारी हो या बच्चा को कोई बीमारी, या दोनों को बीमारी हो। और दूसरी बात, रेप हो गया हो, रेप के कारण गर्भवती हुई हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल्योर हो गया, इस कंडीशन में क्या होता है, उसका हम लोग एबॉर्शन कर सकते हैं। चलिए, ये था एबॉर्शन, और बस इसमें कुछ करना नहीं है। और एबॉर्शन कब तक सेफ है, एक आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एबॉर्शन कब तक सेफ है, तो 12 सप्ताह तक सेफ है। 12 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 4 सप्ताह बराबर यानी 4 वीक बराबर 1 महीना। तो 12 मतलब क्या, 3 महीना, और 3 महीना का मतलब क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आप लोग को बताए थे, अगर कोई नारी गर्भवती होती है तो जो 9 महीना पेट में बच्चा रहता है, तो 9 महीना को 3 भाग में बांटो, 3 महीना 3 महीना 3 महीना। तो पहला 3 महीना, बीच वाला 3 महीना, लास्ट 3 महीना। हर 3 महीना को क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर। 3 महीना को क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर। तो पहला 3 महीना को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथा महीना से लेकर छठा महीना को बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7वां महीना से 9वां महीना को क्या बोलते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर या लास्ट ट्राइमेस्टर। आया सब समझ में। तो कहता है कि कब तक सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, यानी 3 महीना तक, यानी 12 सप्ताह तक। जो लैंग्वेज बोलिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलो, या 3 महीना बोलो, या 3 चौके 12 सप्ताह बोलो। 12 सप्ताह तक देखो लिखा होगा आप लोगों में एमटीपी में कि 12 सप्ताह तक ये सेफ है। और शुरू में क्या लिखा होगा, परिभाषा लिखा होगा, क्या कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे इंटेंशनली की है, इंटेंशनली माने तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर टर्म, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर टर्म या बिफोर फुल टर्म। 9 महीना पूरने से पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है या एबॉर्शन कहलाता है। सब कुछ समाप्त हो गया, एबॉर्शन भी। चलिए, इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। एसटीआई भी सुनोगे? अच्छा, एक आदमी का मेरा ये आया है, लेकिन इतना पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एसटीआई बताता हूं, इसी चैप्टर में है एसटीआई। पहले इसका नाम था एसटीडी। क्या नाम था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ट्रांसमिटेड का हिंदी फैलना, जो बीमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है उसे एसटीडी कहते हैं। लेकिन अब इसका एक नया नाम आ गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब एसटीडी वर्ड नहीं मिलेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। इसका और क्या नाम है, आरटीआई। देखिए लिखा होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका एक और नाम होगा, देखिए आपके नोट्स में लिखा होगा, VD। और VD को बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। क्यों मिला कि नहीं मिला, वेनेरियल डिजीजेस। आरटीआई का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी जनन अंगों में, जनन अंगों के रास्ते में इन्फेक्शन होना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नया नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेनेरियल डिजीज। इतने सारे नाम हैं। बीमारी का कम से कम नाम जरूर जान लो। कौन कौन नाम, देखो, गोनोरिया, ये नाम ये ऑब्जेक्टिव आता है कि नीचे दिए गए में से कौन बीमारी एसटीआई में नहीं आता है। तो नाम याद रहेगा तब न टिक मारोगे। तो पहला नाम है गोनोरिया, उसके बाद आता है सिफिलिस, सिफिलिस। उसके बाद तीसरा बीमारी का नाम है क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल हर्पिस, दोनों वॉर्ट और जेनाइटल हर्पिस। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन यानी एड्स। ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी है, बट ये सब मेन है। ये याद रखना इतना, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियसिस, ट्राइकोमोनियसिस। इसमें क्या होता है, वेजाइना से हरा हरा फेन निकलता है, हरा हरा कलर का फेन। इसमें इसका इलाज भी बड़ा आसान है, 7 दिन तक एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम खिलाओ, आराम, पूरे बीमारी खत्म। मैक्सिमम का इलाज इसमें क्या है, मेट्रोडिनाजोल 400 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। चलो, ऐसा मरीज हमारे पास 2 आ चुका है, हरा हरा फेन निकलना वेजाइना से। तो इसको बोलते हैं ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, जेनाइटल वॉर्ट,
जेनेटल क्या, जो वेजाइना के अगल बगल लेबिया मेजोरा, ये जो आप लोग को पढ़ाए थे ऐसे करके सीन, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर क्लाइटोरिस, ये क्या है लेबी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ऐसे ऐसे करके, जिसको बोलते हैं मस्सा मस्सा, ऐला ऐला सब बोलता है ना, मस्सा मस्सा, यहाँ बहुत सारा हो गया। उसी तरह पेनिस पे हो जाता है, बहुत बड़ी, बहुत दाना दाना बड़ा बड़ा टाइप का हो जाता है। तो प्यारे उसको बोलते हैं वार्ड, जिसको बोलते हैं मस्सा ऐला टाइप का नहीं बोलता, यहाँ सब हो जाता है कहीं कहीं, यहाँ सब लोग क्या चूना लगा लगा कैसे करके तोड़ देता है कुछ कुछ, तो उसी को बोलते हैं जेनेटल वार्ड। वहाँ बहुत 8-10 को हो जाएगा, और वो क्या है, ये वायरल बीमारी है, ये फैलता है। अगर बिना कॉन्डोम से अगर पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो पत्नी को बीमारी हो जाएगा। तो प्यारे जेनेटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और HIV, तो ये था STI, ये था STI। और इसको अपना इसको देख चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं 5वां चैप्टर की तरफ। टाइम कितना हो गया, अब समाप्ति है टाइम। तो ऐसा करते हैं कि 5वां चैप्टर कल ही स्टार्ट करते हैं,